संजना वीडियो ऑन कर लो। कल का रिवाइज तो करा ही नहीं होगा कि कर लिया था? किया था। चलो, तो अभी हमने स्टार्ट क्या किया था कल? इसको क्या होगा? चलो, सो अभी तक हमने क्या स्टार्ट किया? हम लोग ने 115 बी डबल ए 115 बी ए बी, हम किस पे थे? स्पेसिफिकली 115 बी ए बी पे थे, राइट? 115 बी ए बी की जल्दी से मेरे को रेट्स लिख के दे दो ना। कुछ कुछ तो रेट्स किए थे हमने। जो जो मैं बोल रही हूँ वो लिख के दो। एक तो लिख के दो सबसे पहले 115 और क्या इसमें मैट क्रेडिट मिलता है। दूसरा 115 बी ए बी के रेट, क्या इसमें मैट क्रेडिट मिलता है? फिर 115 बी ए, इसका रेट और इसमें क्या मैट का क्रेडिट मिलता है? और साथ में डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर वाइज क्या क्या रेट है और इनमें क्या रेट दिए हैं और कौन सी डोमेस्टिक कंपनी कवर्ड है। लिख के दो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है बस। लिख लिया? सो बेसिकली कल का याद है, इतना हमारा काम था और इतना काम खत्म हुआ। क्या डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 450 करोड़ था? नहीं था। प्रीवियस ईयर 1920 था? नहीं था। क्या अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है और 2021 टर्नओवर है तब 30% टैक्स रेट था? नहीं था। 25 था। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कोई भी कंपनी चलती, लेकिन वो कंपनी कौन सी होनी चाहिए थी? जो 2021 में एग्जिस्ट करती हो, वो कंपनी चाहिए थी। कम से कम वो कंपनी उस ईयर में तो चाहिए ही थी। फिर इसके बाद बी ए में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। बी डबल ए में सब कुछ चलता है, बस डोमेस्टिक कंपनी चाहिए थी। और बी ए बी में फिर से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहिए थी। दैट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन फॉर अस, है ना, जिसको हमने बेब नाम दिया था। बी डबल ए मतलब डबल ए 22% और बी ए क्या था? सीधे सीधे कितने परसेंट पे? 25% पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बी ए में मैट का क्रेडिट मिल जाता है और बी डबल ए और बी ए बी में मैट का कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो इसका मतलब वहां पे अगर मुझे क्वेश्चन में आए कि मुझे टैक्स कैलकुलेशन करना है और ऐसी कोई चीज दिखे कि हाँ मुझे मैट का कैलकुलेशन करना है, तो मैं वहां नहीं करूंगी अगर दे हैव ऑप्टेड बी डबल ए और बी ए बी। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने कल क्या किया था? बी ए बी स्टार्ट किया था और बी ए बी स्टार्ट करते करते कुछ चीजें सिर्फ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, देखा जाए तो कुछ आने वाला नहीं है इस सेक्शन से, बट
सबसे पहले हमने किया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, अक्टूबर 2019 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए और कमेंसमेंट मार्च 2024 के पहले तो हो ही जाना चाहिए। ये बात हम कर चुके थे। सेकेंड, 15% पे आपको टैक्स लगेगा। कितने पे? 15%। एक मिनट, अब हमने रेट कौन कौन से किए थे? पहला रेट था मैम, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो 15% प्लस 10% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है लेकिन आपकी डोमेस्टिक कंपनी है तो आप डबल ए वाला भी तो रेट ले सकते हो। तो वो रेट था 22 प्लस 10 प्लस 4%। यहाँ तक बात याद है? फिर तीसरा हमने क्या किया था मैम, अगर डेप्रिशिएबल असेट है, इसका मतलब डेप्रिशिएबल असेट मुझे टैक्स शील्ड देती है। तो जब डेप्रिशिएबल असेट है मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, वो मेरे बिजनेस में यूज होती है, तो टैक्स शील्ड भी मैंने 15 प्लस 10 प्लस 4 का लिया होगा। तो आज जब उसमें मुझे कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट है हमेशा शॉर्ट टर्म गेन ही मानते हैं, तो वहां पे भी कितना टैक्स लगाएंगे? वो जितना बचाया था उतना लगाएंगे। ये बात भी याद है? फिर चौथा क्या था, अगर मैम नॉन डेप्रिशिएबल असेट हुई तो नॉन डेप्रिशिएबल पे हम नॉर्मल 22 प्लस 10 प्लस 4% का रेट से आपसे क्या ले लेंगे? इनकम पे टैक्स ले लेंगे। फिर एक और था एक्सेस प्रॉफिट। आपने अपने ही रिलेटेड वगैरह वाले लोगों से कुछ क्या किया है, आपने ट्रांजेक्शन किया है, और वो ट्रांजेक्शन करके अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू पे वो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो और कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो, एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वहां पे हम कितना परसेंट टैक्स लगाएंगे? डायरेक्ट 30%। उसमें भी 30 में जबरदस्ती का सरचार्ज है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा। और लास्ट क्या बोलते हैं मैम, कैपिटल गेन इसके अलावा कोई भी हो, कोई और भी चीज हो, वो जो नॉर्मल रेट था ना स्पेशल रेट, वो स्पेशल रेट पे ही लगते हुए जाएगा। क्या यहाँ तक पूरा बीए भी क्लियर हो गया? अब पता मैम मैन्युफैक्चरिंग समझ नहीं आ रहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो बोलते देखो, मैन्युफैक्चरिंग तुमको पेज नंबर 13 पे मिलेगा, पॉइंट नंबर 5। पेज नंबर 13 पे क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 5, उसमें दिया है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि देखो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इनपुट से आपने क्या किया, किसी भी चीज का आउटपुट क्रिएट किया, मतलब आपने उसका नॉर्मल फॉर्म चेंज कर दिया। ये तो हम बचपन से जानते हैं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, इनपुट से आउटपुट क्रिएट करना जिसमें इसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, वो बोलते हैं हम ये नहीं बता रहे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, हम ये बता रहे कि हम इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। अगर ये काम आप करते हो तो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो गया। तो बताओ, इतना लॉजिक तो है ही नहीं कुछ भी। अब वो ऐसी ऐसी चीजें बता रहे। सबसे पहले बोलते हैं देखो, सपोज करो ये मार्बल का स्लैब है, बड़ा टुकड़ा है मार्बल का, उसको मैं क्या कर रही हूँ, उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। तो बोलते यार ये मार्बल का स्लैबिंग करना इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। सही है, वही चीज बेचारे ने देख के रखी है। चलो ये बात हो गई। फिर दूसरा बोलते हैं कि किसी खाली सिलेंडर को भरना, ये सिलेंडर है, खाली सिलेंडर को अगर तुम भरते हो, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग हुई क्या? ये भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मतलब वो क्या बोल रहा है, बॉटलिंग ऑफ द गैस सिलेंडर, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। कुछ बनाया थोड़ा ना, तुम तो सब फिलिंग कर रहे हो। कटिंग द मार्बल्स इनटू पीसेस, ऐसे छोटे छोटे पीस में अब इसको निकाल के उनकी टाइल्स बना रहे हो, ये भी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। फिर बोलता है सॉफ्टवेयर तो डेवलप होता है। देखो बहुत, अगर तुमको याद हो सेक्शन 10AA किया था, वहां बोला था हम मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली लिखा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इंक्लूड करते हैं। जब हम SEZ करते हैं, SEZ में स्पेसिफिकली उसने चीख चीख के बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे पलट गए, वो बोल रहे हैं सेक्शन नंबर BAB के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर नहीं करते। तो ये याद रखना, 10AA में कंसिडर किया है, बट यहाँ पे जहाँ कुछ बेनिफिट दिया है ना, तो कुछ कुछ लोगों से बेनिफिट हटा भी लिया है। 3 चीजें याद हुई, कौन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, स्लैबिंग करना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है,
फिलिंग करना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है। अब मेरी इच्छा हुई मैं बुक लिखती हूँ, चलो बुक तो लिख लिया आपने, लेकिन आपने क्या किया, प्रिंटर को दिया, प्रिंट करने वाले भैया को दिया कि इस बुक को क्या करके दो, मुझे प्रिंट करके दो, तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग करने बैठ रहे हैं क्या यहाँ पे? यहाँ पे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग तो करने नहीं बैठ रहे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रिंटिंग ऑफ द बुक इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ले दे के वो बता क्या रहा है, ले दे के वो एक ही चीज बता रहा है कि कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो, ये लॉजिकल है। कुछ इनपुट आउटपुट थोड़ी ना वहां पे क्रिएट हुआ है कि वो बोलेगा कि ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। मेरी बात समझ में आई? फिर और क्या लिखा है यहाँ पे, एनी अदर नोटिफाइड बिजनेस। अब जो नोटिफाई कर दिया, अब ये तो मुझे याद भी नहीं करना है, तो मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आप माइनिंग कर रहे हो, खुदाई करके कुछ निकाल रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आप सिलेंडर में फिलिंग करते हो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। टाइल्स को कट करते हो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसमें जो हाईलाइट करना और जो बिल्कुल याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है, वो क्या है, वो बोलते हैं पावर जनरेशन करना या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना। लिखा क्या है, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे आप पावर जनरेट करो या फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं, क्योंकि लिखा है और। तो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में से कुछ भी करो, हम मान लेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो एक ही लाइन है जो मुझे याद रखनी है। पूरे इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग है नहीं है उसमें से, कि पावर जनरेशन हो या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। आया? तो अभी तक हमने पता है बहुत फालतू के काम किए, क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं होगा मुझे आगे चल के, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये यूज होने वाला नहीं है। लेकिन आइडिया क्या लेना है, क्रक्स, कि कुछ इनपुट से आउटपुट बना है क्या। तुम तो या तो कुछ ढूंढ रहे हो, या कुछ डेवलप कर रहे हो, या फिर कटिंग कर रहे हो, या फिलिंग कर रहे हो, या प्रिंटिंग कर रहे हो। ये किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन पावर का जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और है बीच में, ये दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग है। आया यहाँ तक? डन। अब और फालतू फालतू की चीजें मैं बताऊं, जब पीजीबीपी करोगे ना तब ज्यादा काम किए। अब तीनों सेक्शन को अगर मैं मिलाऊं, चाहे बीए, बीडबलए, बीएबी, सारे सेक्शंस में ये जो दिया ना, देखो तुम्हें सेक्शन 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर तुम ये बेनिफिट लेते हो तो। मैम सेक्शन 10AA क्या है? एससीजेड का बेनिफिट। एससीजेड में क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट 5 इयर्स में 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट तुम्हारा एग्जेम्प्ट करेंगे कुछ कंडीशंस पे। तो जब वो उधर पूरा एग्जेम्प्ट करेंगे तो ये क्यों देंगे, और अगर ये दे रहे तो तुम उधर क्यों जाओगे, लॉजिक है। तुम क्यों 25% भी भरोगे जब पूरा की पूरा तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो सीधी बात है, कोई एक बेनिफिट लेना है, समझना क्या लेना है, कोई एक बेनिफिट। तो क्या हो गया, 10AA नहीं मिलेगा, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। CCC, CCD, ये सारे के सारे पीजीबीपी के सेक्शन है। जहां पीजीबीपी में बेनिफिट देना चाहिए था, वो आप यहाँ इसलिए नहीं देंगे, तुम वैसे ही तो कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर रहे हो। ये अभी इसलिए याद नहीं होगा क्योंकि पीजीबीपी के सारे सेक्शन नहीं किए। जैसे ही पीजीबीपी के सेक्शन होंगे तुमको ये सेक्शन वाइज याद हो जाएगा और तुम देख के समझ जाओगे, अच्छा ये सेक्शन अलाउड नहीं होते हैं। तो पहला अभी मैंने क्या बोला, 10AA जो पढ़ लिया इसलिए याद आ रहा है कि ये अलाउड नहीं है। CCC स्किल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है, CCD स्किल डेवलपमेंट होता है, 35 तुम्हारा AD स्पेसिफाइड 14 बिजनेस होते हैं। मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ के रखा है, बट यू शुड अंडरस्टैंड, जैसे ही पीजीबीपी होगा ये लिस्ट ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी कि क्या क्या अलाउड नहीं है। मैम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैम वो साइंटिफिक रिसर्च वाले कुछ एक्सपेंसेस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। टी कॉफी रबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुमको सीधे कंसेशनल रेट दिया है तो अलग से इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं दे रहे। क्या ये बात समझ में? तो बस एक बार इसको गो थ्रू कर लो। 80JJA क्या है, ATM क्या है, तो ATM तुम डिविडेंड में कर चुके हो, याद आता है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। तो यहाँ पे हाईलाइट क्या करना है, सबसे पहले बीए पे आओ, बीए पे हाईलाइट करो कि 80JJA मिलेगा। अब वो क्या है वो पढ़ेंगे।
बीए पे आओ और सिर्फ हाईलाइट करो कि तुम्हें 80 डबल जे डबल ए मिलेगा। फिर बी डबल ए पे आओ, बी डबल ए पे भी क्या मैम 80 डबल जे डबल ए मिलेगा, हाँ तो ये कॉमन है। 80 डबल जे डबल ए तो तीनों में मिलने वाला है, वो बेनिफिट कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। फिर मैम 80 एल ए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होता है। 80 एल ए इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, बस इतना ही नाम ही काफी है अभी। एटीएम, व्हाट इज एटीएम? वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, याद है? वो वाला हाईलाइट कर लो। मैम 80 एल है, तीनों को मिलेगा? नहीं, 80 एल ए मिलेगा सिर्फ जो 115 बी डबल ए लेते हैं। ठीक है, अभी लर्न भी इसको कर लेंगे साथ ही साथ। फिर इसके बाद क्या आता है तुम्हारा बीएबी। बीएबी में फिर से 80 डबल जे डबल ए मिलेगा और एटीएम भी मिलेगा। करा इतना? अब एक चीज मैं जो बता रही हूँ वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बोली जा सकती है, बट कोई इम्प्लीकेशन अभी तक तो नहीं दिखा इसका कहीं पे। यहाँ पे एक चीज उन्होंने दी है, पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 पे हो। पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा है? कंपनी कैन नॉट सेट ऑफ एनी लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सीधी बात बोल रहा है, अगर एक कंपनी है तो कंपनी कोई भी लॉस, ये कंपनी है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, किसी भी तरह का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकती। मैम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ये भी क्या नहीं कर सकती, सेट ऑफ नहीं कर सकती। क्या मैं ये बोलूं इतना सब बोलने की जगह कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस मत लगाओ इन दो चीजों में? लॉस अगर ब्रॉड फॉरवर्ड है या ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन नहीं लगेंगे। सिर्फ इन दो चीजों में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन नहीं लगेंगे। क्या मैंने ऐसा बोला कि कंपनी को कैपिटल गेन हो तो सेट ऑफ मत करना, कैपिटल लॉस हो तो सेट ऑफ मत करना, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गेन है और कहीं और लॉसेस हैं तो इन दोनों को सेट ऑफ मत करना? क्या मैं ये बोल रही हूँ? मैं सिर्फ क्या बोल रही हूँ, कंपनी सेट ऑफ नहीं कर सकती लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कुछ आया है या कैरी फॉरवर्ड करके तुम लॉस लेके जाना चाहते हो तो वो सब नहीं हो सकता। तो तुम क्या नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नहीं कर सकते, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी बात बोली उसने अभी। अब एक पॉइंट और है जो यहाँ पे आएगा, बताती हूँ काम। पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा किधर लिखा हुआ है, बट वो पॉइंट ऐसा है कि जैसे ये तुम्हारी असेट है, ठीक है, अब असेट की क्या होती है, WDV, है ना? असेट है तो असेट की अपनी क्या होती है, WDV। वो यहीं कहीं लिखा होगा पॉइंट, अपन देखते हैं इसको कहाँ लिखा है। तो बोलते हैं कि देखो अब तुम पहले थे नॉर्मल प्रोविजंस में,
ये घर तुम्हारा क्या है, नॉर्मल प्रोविजन का। अब सपोज करो तुमने 115 BAA ले लिया या BAB ले लिया, तो अब तुम किधर आ गए, अब तुम आ गए कहाँ पे, सीधे सीधे तुम आ गए तुम्हारे BAB के प्रोविजन में, जहां पे तुम्हें बोला है कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। ठीक है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तुमको लेने नहीं देंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? यही बोला था हमने। बोलते देखो, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दो चीजों का पार्ट हो सकता है। कौन सी दो चीज? एक तो मैम नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक होगा मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन मैम, साथ में हो सकता है मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो बोला है कि नहीं देंगे। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ये हो सकता है ना, पहले तुम कहाँ थे, यहाँ नॉर्मल प्रोविजन में। नॉर्मल प्रोविजन में क्योंकि तुम डेप्रिसिएशन पूरा नहीं ले पाए, तो कैरी फॉरवर्ड करते थे ना। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होता था। अब ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नॉर्मल वाला भी हो सकता है, साथ में एडिशनल भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हें एडिशनल तो अलाउ होगा नहीं, बट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल तो है। बोलते देखो, नॉर्मल तो हम कुछ भी करने नहीं देंगे, हमने बोला है, लेकिन ये जो एडिशनल है ना, तुम्हें वापस क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी रिटर्न डाउन वैल्यू में ऐड करना। ये जितना भी एडिशनल का पार्ट है, सपोज करो टोटल 10 लाख है जो अनअब्जॉर्ब्ड है, जिसमें से सपोज करो 3 लाख तुम्हारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, 7 लाख तुम्हारा एडिशनल डेप्रिसिएशन है, तो ये 7 लाख तुम्हारा रिटर्न डाउन वैल्यू का वापस पार्ट करना। क्योंकि हम यही तो बोल रहे हैं, एडिशनल अलाउ नहीं करेंगे। तुम सीधे सीधे क्या करो, इतना करने को दे रहे हैं कि वापस तुम इसको रिटर्न डाउन वैल्यू का पार्ट बनो। आई ये बात समझने? और ये तीनों के लिए, BA में भी है, BAA में भी है और BAB में भी है। क्या ये बात समझ में आई? पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कभी किसी MCQ या किसी क्वेश्चन में आया तो ये मेरे को बस ध्यान रहना चाहिए। तो मैं बोलूं पूरे इतने सारे दिमाग लगाने वाले सेक्शन में अब पूरा शॉर्ट कर रही हूँ। BA क्या है? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए। BAA किसके लिए? कोई भी हो, डोमेस्टिक कंपनी चाहिए थी मुझे। बेब किसके लिए है? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए। क्या ये दिमाग में बैठ गया? राम, हम कल से इसको याद कर लें, तुम कल नहीं थे, ठीक है। दूसरा, अब मेरा सेकंड पॉइंट क्या आता है मैम, रेट बताओ। BA तुम खुद ही सोचो क्या है, मेरे बोलने से पहले दिमाग में कर लो। BA 25% है, BAA कितना था? 22%, और BAB कितना था? 15%। जबरदस्ती का सरचार्ज कहाँ लगेगा? BAB में और BAA में 10% जबरदस्ती का सरचार्ज। लेकिन जहाँ BA था वहां पे क्या था? सरचार्ज बेस्ड ऑन योर टोटल इनकम। याद आया? ठीक है मैम। BA वाला जो था, BA में भी तो दिया था कि कंपनी इस टाइम तक स्टेब्लिश होनी चाहिए, मतलब वहां पे भी न्यू कंपनी चाहिए। BAB में जो वेब्स वाला सेक्शन है, उसमें भी क्या था, कंपनी अक्टूबर 2019 तक स्टेब्लिश होके मार्च 24 तक उसका कमेंसमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन BAA वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरानी हो या नई कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद आया? मैम मेट कहाँ मिलेगा? मेट सिर्फ BA में मिलेगा, बाकी दोनों सेक्शन में मेट का क्रेडिट नहीं मिलता है। और क्या था मैम? BAB में आपने बताया क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो कटिंग करना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, फिलिंग करना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, माइनिंग करना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रिंटिंग करना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखनी थी, पावर का जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो मैन्युफैक्चरिंग है। याद आया? फिर मैम क्या था, कुछ भी कर लो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, लॉसेस अलाउड नहीं है। लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो किसका पार्ट बन जाएगा? वापस WDV में ऐड कर दो उसको। उतना अलाउ करने के लिए हम रेडी हैं। फिर एक और चीज क्या की थी मैम, BAB में और भी कुछ है। क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ डेप्रिशिएबल एसेट पे, तो कितने पे टैक्स लोगे? 15 + 10 + 4। अगर मैम यही हमारी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हुई तो कितना टैक्स लोगे? 22 + 10 + 4। और मैम वो एक्सेस प्रॉफिट वाले पे क्या करोगे? 30 + 10 + 4। आया? फाइनली ये पता है क्या, क्लोजर ऑफ दी सेक्शंस। और मैम एक कॉमन चीज तीनों में क्या बताई थी आपने? पहली कॉमन चीज 80JJAA तीनों को अलाउड है। 80JJAA तीनों सेक्शन में अलाउड है, ले लेना। वो एम्प्लॉय बेनिफिट का होता है, पढ़ेंगे अभी उसको।
वो तीनों में क्या है, अलाउड है। ठीक है। दूसरा, मैम बस खत्म कर दो, इधर आ जाओ, बी डबल ए और बी ए बी पे, बी डबल ए और बी ए बी में ATM दोनों में अलाउड है। ठीक है। और सिर्फ एक लौता बचा LA, वो सिर्फ और सिर्फ डबल ए में अलाउड है। ऐसे याद रखोगे तो जल्दी याद होगा। फिर इसके बाद मैम कुछ बचा है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। एक ही चीज है, चाहे तुम 35 CCC लो, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, 35 CCD लो, स्किल डेवलपमेंट होता है। मैम चाहे आप स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD लो, या फिर आप 10AA की बात करो, या साइंटिफिक रिसर्च की बात करो, टी कॉफी रबर, जो सब हम PGBP में पढ़ने वाले हैं, ये सब किसी को अलाउ नहीं है। तो ये फाइनली 3 सेक्शंस का समरी है, और इसका ऑडियो नोट आई विल गिव यू इसी तरह से, ताकि जब वापस से सुनोगे तो वो कंपैरिजन के फॉर्म में तुमको सब याद आ जाएगा। ठीक है, डन। चलो अब इसके क्वेश्चन पे आना बनता है। ठीक है, तो टेक्स्ट प्लानिंग खोल लो एक बार चैप्टर, और इसके क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा हो सकता है आज क्लास एक्सटेंड कर दूं, इसको आज कंप्लीट करेंगे। वन वन फाइव BSc भी पहले पढ़ा दूं, फिर एक साथ कर ले क्वेश्चन। एक बार 115 BSc भी बता दो। सबसे पहले 115 BSc की एक बार तुम रीडिंग ले लो, पेज नंबर 16 फ्रॉम कॉम्पैक्ट। सिर्फ 5 मिनट्स में तुम्हारे हिसाब से क्या तुम निकाल सकते हो उसको देखो, और फिर उसके बाद ये पेज तुम कभी भी नहीं पढ़ोगे। बहुत ध्यान से रीडिंग करना, क्योंकि मैं तुम लोग से कुछ ना कुछ पूछूंगी उसमें, इसीलिए रीडिंग करने दे रही हूँ।
हो जाए तो एक बार बताओ। चलो, थोड़ा सा आइडिया हो गया, थोड़ा सा। बहुत दिन से हम 115 बीएसी के बारे में तो सोच रहे। अब समझो इसमें क्या है। अब पढ़ने को जब जाओगे ना, तो पढ़ना सिर्फ इसी चीज को, ठीक है, क्योंकि इसको हेडिंग वाइज मैंने डिवाइड करके रखा है, ठीक है। अब ये क्या है मैम, टेक्स्ट प्लानिंग के बारे में, क्योंकि टेक्स्ट प्लानिंग में इसके क्वेश्चंस है, इसीलिए इसको मैंने टेक्स्ट प्लानिंग के उससे लेके रखा है। अब समझो मैम, जैसे भी हम इतनी बातें डोमेस्टिक कंपनी की कर रहे थे कि या तो डोमेस्टिक कंपनी 30% पे टैक्स पे करते हैं, या फिर 115 बी डबल ए बी ए बी और बी ए ले ले, कुछ भी ले ले, ऐसा ही तो इंडिविजुअल को एक ऑप्शन मिला है कि यू कैन टेक 115 बीएससी। यहाँ तक बात क्लियर है? दिस इज जस्ट एन ऑप्शन, कंपलसरी तो नहीं है। मैम किनको दिया है? भाई सिर्फ 2 लोगों को। क्या सारे इंडिविजुअल को दिया है? नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ। मैम वो एलएलपी ना, एओपी ना। ये मेन पॉइंट है जो याद रखना है, कि ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ऑप्शन है, और किसी को ये ऑप्शन नहीं दिया है। तो मेन चीज क्या याद रखोगे? एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एचयूएफ। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आया कि याद क्या करना है? ठीक है मैम, ये क्या किया आपने? तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था, कि अगर एक इंडिविजुअल 115 बीएससी का ऑप्शन लेता है तो उसको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा उसका। याद आ रहा है? कल भी सिखाया था। तो इसीलिए मैंने करा है कि अगर आप इसको चूज कर लेते हो तो इंडिविजुअल एचयूएफ तुमको एएमटी कैलकुलेशन करना ही नहीं है। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन दिया है इंडिविजुअल की टैक्स लाइबिलिटी निकालना, और इंडिविजुअल 10AA भी लेता है, समझे तुम? इंडिविजुअल की मुझे क्या बोला है, टैक्स लाइबिलिटी निकालना, और इंडिविजुअल में क्या करता है, 10AA का बेनिफिट लेता है। तो तुम्हें पता है ना, 10AA के बेनिफिट में हमको एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करके एएमटी निकालना होता है। पर यहाँ निकालोगे क्या? नहीं निकालोगे, अगर उसने बीएससी लेके रखा है तो। क्या ये बात अच्छे से समझ में आई? ये सब क्वेश्चन के पॉइंट्स है। तो मैम इंडिविजुअल के लिए है हाँ, एचयूएफ के लिए है हाँ। क्या ऑल्टरनेट दोगे? अब कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें सीधा जो इसके हिसाब से टैक्स है वो पे करना है, बस। अब तुम बताओ एक चीज, इंडिविजुअल की तो एज देखते हैं, क्या यहाँ पे एज लिमिट मैटर करेगी? ना, कोई एज लिमिट से मतलब नहीं है, चाहे तुम 80 के हो, 60 के हो या 59 के हो, मेरे को मतलब नहीं है। सबके लिए जो ये स्लैब होने वाला है वो सेम है। थर्ड पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। दूसरा पॉइंट एएमटी नहीं आएगा। एंड थर्ड पॉइंट, इसमें एज भी मैटर नहीं करता और रेसिडेंशियल स्टेटस भी मैटर नहीं करता। तुम नॉन रेसिडेंट हो तो भी तुम्हारे लिए ऑप्शन है, बस नॉन रेसिडेंट या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में? तो मैं पॉइंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, और रिकॉल करने में भी वही पॉइंट्स लिखेंगे। अब मैम जब टैक्स कैलकुलेशन होता है, तो टैक्स के कैलकुलेशन में इनकम ये हो सकती है मेरी, और मेरी ये इनकम भी हो सकती है, सही है ना? हेड्स ऑफ इनकम, बिजनेस हो सकता है, अदर सोर्स हो सकती है, सैलरी हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है। हाँ हो सकता है। मैम हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है? बता दूंगी। तो यहाँ पे जब आप जाते हो, और यहाँ पे जब आप जाते हो, तो मैम कैपिटल गेन के केस में तो मैंने क्या बोला, कोई स्लैब नहीं। वो जो उसका स्पेशल रेट है, कैपिटल गेन तो आज भी स्पेशल रेट पे ही चलेगा, ठीक है। इसका मतलब मैम बाकी के स्लैब पे आ जाएंगे, बाकी के सारे हेड कहाँ पे आ जाएंगे? स्लैब पे। तो पॉइंट नंबर 1 था मेरा, इंडिविजुअल एचयूएफ चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस से मेरे को मतलब नहीं, एज से मुझे मतलब नहीं, एएमटी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, और कैपिटल गेन स्पेशल रेट पे ही चलता रहेगा, बाकी सारे तुम्हारे स्लैब पे ही रहेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में? इसके बाद मैम सरचार्ज का क्या करोगे? तो तुम्हें पता है इंडिविजुअल का सरचार्ज लिमिट क्या है?
इंडिविजुअल का सरचार्ज लिमिट पता है ना, 10, 15, 25, 37, 15, 10, 35 ये। अब इसमें मेरे को एक है ना थोड़ी सी बात जो मैंने बोला था बतानी पड़ेगी, वो यही मैं थोड़ा सा एक लिंक दे रही हूँ। देखो क्या होता है ना, अगर आपके पास डिविडेंड इनकम है, सिर्फ डिविडेंड के बारे में अभी बोल रही हूँ, अगर आपके पास डिविडेंड इनकम है तो बोलते हैं कि जो मैक्सिमम सरचार्ज होगा ना डिविडेंड इनकम पे, वो कितना होता है, मैक्सिमम 15%। ठीक है, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तो आपका मैक्सिमम सरचार्ज जो होगा वो डिविडेंड वाली इनकम पे 15% होगा। पर ये वाला लॉजिक 115 बीएससी में मत लगाना, क्योंकि आरटीपी में इसका क्वेश्चन है। आरटीपी में क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोला है इंडिविजुअल ने 115 बीएससी चूज किया है, उसकी डिविडेंड इनकम है, उसकी 1112 भी होता है इसमें, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है तो मैं सिर्फ डिविडेंड पे फोकस कर रही हूँ, वो इजी है बोलने के लिए। तो बोलते हैं 115 बीएससी भाई साहब ने चूज किया है, उसकी डिविडेंड वाली इनकम है, बताओ कि इसमें उसका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी। और सच में स्टूडेंट ने टैक्स लाइबिलिटी में डिविडेंड पे कितना लगा के रखा है, मैक्सिमम 15%, जो कि पूरा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप 115 बीएससी पे जाते हो तो सरचार्ज इज डिपेंडेंट ऑन योर टोटल इनकम, और यहाँ पे डिविडेंड वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो याद क्या रखना है, क्योंकि आरटीपी में ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इतनी सी चीज में वो क्वेश्चन था 10 नंबर का, खत्म। आइए बात समझ में। तो बीएससी में मेरे को क्या याद रखना है, वो जो डिविडेंड की कहानी चलती है ना कि डिविडेंड पे मैक्सिमम 15% सरचार्ज लगेगा, वो यहाँ नहीं लगेगी। तो इस चीज को अभी के अभी हाईलाइट करो या फिर स्टिकी नोट लगा के स्पेशली लिखो, क्योंकि इतनी बारीक चीज पे क्वेश्चन था 10 नंबर का, और उसमें मार्क्स कितने आएंगे, कुछ आना ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने पूछा भी टैक्स लाइबिलिटी, और तुम टैक्स लाइबिलिटी गलत कैलकुलेट करके आओगे तो वो क्या मार्क्स देंगे तुम्हें। लिख लो ये। डन डन। अब तो मैम सरचार्ज वाला मेन पॉइंट हो गया। हाँ, पॉइंटर्स क्या थे, किनको एप्लीकेबल है, तुम दिमाग में याद करो, मेरे को नहीं याद करना। किसके एप्लीकेबल है, क्या एएमटी कैलकुलेट होगा, अंदर ही अंदर आंसर सोचो। क्या मैम रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई मतलब है, क्या एज लिमिट से कोई मतलब है, क्या मैम कैपिटल गेन उसी रेट पे लगेगा जितने पे लगना चाहिए, बाकी सब क्या स्लैब रेट पे आने वाले हैं। और सरचार्ज 10, 15, 25, 37 है। हाँ, और क्या यहाँ पे वो डिविडेंड वाला 15% वाला कोई भी क्लॉज लगेगा नहीं। ठीक है, लर्न हुआ इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है मैम पीजीबीपी पे आते हैं। अब मैंने ना हेडवाइज इसको डिवाइड करके रखा है। ठीक है मैम, सबसे पहले जब हम किसी पर्सन की 115 बीएससी के अंदर इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब किसी भी पर्सन की मैं 115 बीएससी में इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ, और अब मैंने हेड ले लिया पीजीबीपी, क्या करूंगी मैम मैं पीजीबीपी में। देखो उसने बोला है कि नॉर्मल रेट पे टैक्स पे करना, तुमको 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो कंसेशनल रेट पे तुमसे क्या लेंगे, हम स्लैब रेट पे टैक्स लेंगे। तो बोलते हैं जिस पर्सन ने बीएससी लिया है उसको 10AA का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पता है कहाँ मिलेगा, अभी बीएससी का क्वेश्चन आएगा। बीएससी के क्वेश्चन में ऐसी चीजें मिक्स करके दे देंगे, और तुमको दिमाग लगाना है कि इसका बेनिफिट देना है या नहीं देना है। यहाँ तक बात समझ में। या फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या इसे 115 बीएससी चूज करना चाहिए कि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पे करना है, तो दोनों के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो। जहां टैक्स लाइबिलिटी कम आती है तुम उसको क्या बोलोगे, तो ये चूज कर ले। आइए बात समझ में। तो क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो मैम पीजीबीपी में 10AA लगेगा क्या ना। ठीक है मैम, कौन कौन से एक्सपेंस अलाउ करोगे, मैं बोलूँ ये सब भूल जाओ, इसको याद भी मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें याद करना है सिर्फ ये कि अलाउ क्या है। क्या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड है, हाँ। क्या डेप्रिसिएशन अलाउ है, अरे हाँ। मैम
क्या आप डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हो? तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन सिर्फ 45%, 40% अलाउ होगा। वो बोलता है डेप्रिसिएशन अलाउड है, हाँ। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड है, हाँ। लेकिन बोल रहे डेप्रिसिएशन जितना अलाउ होगा मैक्सिमम 40%। एक चीज बताओ, वैसे भी तो मैक्सिमम रेट 40% ही है। डेप्रिसिएशन का मैक्सिमम रेट तो वैसे भी 40% है, तो फिर ये स्पेसिफिकली इसीलिए लिखा है क्योंकि मोटर व्हीकल में एक कंडीशन आती है जो पीजीबीपी में पढ़ोगे। अगर आपने वो मोटर व्हीकल एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर खरीदी है तो वहां पे बोलते हैं डेप्रिसिएशन तुम्हें 45% देंगे। ये कहाँ पढ़ेंगे हम? पीजीबीपी में, कि अगर मोटर व्हीकल को मैंने एक स्पेसिफाइड पीरियड में खरीद के रखा है तो इन दैट केस 45% का डेप्रिसिएशन है। तो इसीलिए बोल रहा है कि भले ही तुमने उस पीरियड में खरीदा, हमको उससे मतलब नहीं। हमको उससे क्या है, कोई मतलब नहीं है। आपका जो डेप्रिसिएशन होगा फिर भी 40% ही होगा। अब ये क्या काम की चीज है क्वेश्चन के लिए? तो थ्योरी व्योरी कुछ काम नहीं आ रही मुझे, मेरे को सिर्फ समझना है क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है वो। तो मैम पीजीबीपी में 10AA दे दिया तो हम इग्नोर करेंगे, हम उसको बेनिफिट नहीं देंगे। मैम क्या डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे? हाँ। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन? हाँ। क्या मैम हम उसको 45% दे दें मोटर व्हीकल का? नहीं, तब भी मुझे 40% पे लाके बोलना पड़ेगा इतना ही अलाउ होगा। क्या ये बात समझ में आई? मैम सुनो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है? अलाउ करोगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ कर रहे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड है। बट मैम अगर इस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ तो याद है किस में एड बैक करना है इसको? वापस डब्ल्यूडीवी में इसको क्या कर दो, एड बैक कर दो। अभी किया था ना हमने AA BAB में यही कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं बोलू डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, हाँ। नॉर्मल होगा, हाँ। मैक्सिमम कितना होगा? 40%। और अगर मैम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है तो उसको वापस से कहाँ एड बैक कर दोगे? डब्ल्यूडीवी के अंदर एड बैक कर दो। क्या यहाँ तक ओके? अब मैम ये कुछ भी अलाउ नहीं होगा, एक्सटेंशन ये वही टी कॉफी रबर साइंटिफिक जो तुमने वहां किए थे ना डोमेस्टिक के लिए, सारी कहानी यहाँ पे वही चल रही। नहीं अलाउ करेंगे और कुछ भी। तो मैं क्यों बोलूं कि तुम ये लर्न करो? क्या मैं ये नहीं बोलूं सिर्फ ये लर्न करो कि ये दो चीजें ही अलाउड है, बाकी तो वैसे ही सब डिसअलाउ कर लिया? बात समझ में? अब मैम मैं सिर्फ बिजनेस इनकम करती हूँ, मेरा क्या है बिजनेस इनकम, और मैंने पीजीबीपी मैंने चूज कर लिया, मेरा बिजनेस है, मैं क्लास पढ़ाती हूँ, ये मेरा बिजनेस है। मैंने चूज कर लिया, क्या चूज कर लिया? कि मुझे 115 बीएससी चाहिए। तो तुम कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार बिजनेस वाले ने बीएससी ले लिया तो उसको वही रखना पड़ेगा, तब तक वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता जब तक उसका वो बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं करता। तो जिस दिन बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा उसका वो चॉइस जाएगा, नहीं तो हमेशा चलते रहो। ठीक है मैम, बिजनेस डिसकंटिन्यू करके नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वही तो बोला, बस बिजनेस डिसकंटिन्यू करो। नए बिजनेस में तुम नए तरह से सोचो लेना या नहीं लेना बीएससी। कहीं यहाँ तक बात समझ में? आगे नहीं बढ़ रहे हो, पहले पीजीबीपी के पॉइंट बिना देखे 1 मिनट के अंदर रिकॉल करके लिखो, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिना देखे लिखो क्या क्या पॉइंट। किसको एप्लीकेबल है 115 बीएससी? लिख लो, मैं बोलती जा रही हूँ क्वेश्चन, तुम सिर्फ आंसर लिखो, 1 वर्ड। एप्लीकेबल किसको है? लिख लिया? एज लिमिट मैटर करती है, यस और नो लिखते जाओ। रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर करता है? एएमटी मिलेगा क्या? ठीक है। कैपिटल गेन कौन से रेट पे? बाकी सारे कौन से रेट पे? ठीक है। फिर उसके बाद सरचार्ज वर्चार्ज में क्या डिविडेंड का क्लॉज अप्लाई करोगे? फिर उसके बाद सरचार्ज के 4 रेट क्या हैं? लिखो। लिख लिया? फिर पीजीबीपी पे आते हैं। क्या हर साल चेंज कर सकते हो? एक दिन 115 बीएससी दूसरे साल में नहीं चाहिए? नहीं। फिर कब चेंज कर पाओगे, कब इसको डिसकंटिन्यू कर पाओगे? क्या लिखा है बिजनेस डिसकंटिन्यू करने पे?
तभी डिसकंटिन्यू होगा ना। फिर उसके बाद क्या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्या नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ एड बैक हो जाएगा। फिर इसके बाद मैक्सिमम रेट क्या होगा डेप्रिसिएशन का, 45% दे सकती हूँ मोटर व्हीकल में। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का कुछ बेनिफिट दोगे, 35 सीसीसी दूं क्या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का बेनिफिट, क्या स्किल डेवलपमेंट का बेनिफिट दूं 35 सीडी, क्या मैं किसी भी तरह के स्पेसिफाइड बिजनेस का कुछ बेनिफिट दूं जैसे टी, कॉफी, रबर, नहीं दे सकते। तो ये हो गया तुम्हारा पहला सेगमेंट, कौन सा लर्न किया अपन ने, पीजीबीपी। डन। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यही लर्न हो जाए, क्योंकि तुम लोग लर्न करते बहुत अच्छे से हो, तो मुझे लगता है कि मैं ही लर्न करवा दूं। ठीक है, अब तुम्हारा एक काम है, प्लीज एक बार तो कम से कम रिकॉल, दिन भर में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे अब रिकॉल करने में, वो रिकॉल कर लेना बस, उतना हो जाएगा तुमसे। नहीं तो तुम बोलो तो एग्जाम में ही देख के आ जाती हूँ, हो जाएगा। चलो अब आते हैं हम सैलरी पे। क्या मैम सैलरी अगर मेरी है, सपोज मैं कहीं पे काम करती हूँ, मेरी सैलरी मिलती है मुझे, क्या सैलरी पर्सन को भी चॉइस दिया है बीएससी ले लो, हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सैलरी पर्सन एक ईयर में इच्छा हुई लेना है लेगा, दूसरे ईयर में इच्छा हुई नहीं लेना नहीं लेगा, वो कभी भी कंटिन्यू कर सकता है, कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकता है, तो उसके पास तो ईयरली चॉइस है। तो चूज ईयरली, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, वो ईयरली चूज कर सकता है। सिर्फ बिजनेस वालों को फंसा के रखें। आया, ठीक है। मैम कौन से डिडक्शन अलाउ करोगे, ये देखो घूमने फिरने के सारे डिडक्शन अलाउ है, मैं जनरली बता रही हूँ। घूमना फिरना मतलब ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, कन्वीनियंस मिलेगा, ट्रैवल का कॉस्ट मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा। तुम खुद ही बोलो ना क्या दे रहे, वो सारे घूमने वाली चीजें, तो कभी भूल जाओ कुछ नहीं ध्यान है तो यू शुड रिमेम्बर वो सारी घूमने वाली चीजें अलाउ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अलाउ करेंगे, लीव ट्रैवल नहीं, एचआरए नहीं। क्या मैम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी हटा देना, ये वाली लाइन हटा देना, ये भी नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तो तुमको कंसेशनल स्लैब रेट दिया है, अब कौन से बेनिफिट लेने की बात करो। तो भाई घूमना है, आना जाना है, चलेगा, इसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं। अब मैं बताऊं सैलरी में से पढ़ना क्या है मुझे, सिर्फ ये वाला अच्छे से, क्योंकि ये वाली चीज वो क्वेश्चंस में यूज करते हैं, एचआरए। तो सैलरी में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, तुम्हारा एचआरए जो तुमको पढ़ के रखना, मतलब आईपीसीसी का एक सेगमेंट जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, और इस पे क्वेश्चन में वो डालते हैं, एमसीक्यू में इस वाले सेक्शन को डाल देते हैं। ठीक है, चलो तो कौन सी लाइन हटानी थी। ये वाला हिंदी में जो लिखे ना इसको, अब सैलरी का लिख लो, पूछ मैं बोलती जा रही हूँ, तुम सिर्फ आंसर लिखो। ईयरली चॉइस अलाउड है, हाँ या ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, फिर एचआरए मिलेगा, फिर इसके बाद डेली अलाउंस मिलेगा, मिलेगा मिलेगा डेली अलाउंस मिलेगा, फिर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल मिलेगा, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे क्या 50,000 का, फिर प्रोफेशनल टैक्स दे क्या, फिर कन्वेंस अलाउंस दे क्या। समझ गए, घूमने फिरने का सब मिलेगा, लेकिन घूमने फिरने में लीव ट्रैवल नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी सब मिलेगा। क्या हो गया, ये तुम्हारा बेचारा छोटा सा सैलरी भी खत्म हो गया। ठीक है,
और इसी तरह से तुमको इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस के अंदर। चलो ये भी हो गया। फिर क्या है मैम, ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या है, क्या इसमें भी अर्ली चॉइस है? सिर्फ पीजीबीपी एक लौता है जिसमें बोला है एक बार फंस गए तो फंस गए। चाहे फिर तुम आईएफओएस लो, चाहे तुम हाउस प्रॉपर्टी लो, सब में ईयरली चॉइस है। तो एक ही याद रखना, पीजीबीपी फंसेगा बस, ठीक है। अब मैम क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फैमिली पेंशन अलाउ करोगे? वो होता है ना फैमिली पेंशन 1/5 और 15,000 विच एवर इज लेस। फैमिली पेंशन नाम की चीज अलाउ होगी ना। मैम एमपी एमएलए का कोई अलाउंस मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। डन। मतलब फैमिली पेंशन वालों में क्या नहीं दोगे तुम, ना तो तुम एमपी एमएलए को कोई अलाउंस दोगे, ना ही तुम फैमिली पेंशन अलाउंस दोगे। इसके अलावा मैम 57 के कुछ डिडक्शन होते हैं। मतलब जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तुमने पढ़ा होगा तो 57 के डिडक्शन थे ना, कि कौन कौन से अदर सोर्स में डिडक्शन मिलेंगे। यहाँ दोगे क्या तो लिख लो 57 क्रॉस नहीं मिलेगा। सीधी बात बोलूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम चाहे लिस्ट बना लो या सीधे लिख लो कि किसी तरह का डिडक्शन नहीं मिलना। तो यहाँ चाहो तो लिख लो 57 का डिडक्शन नो कर दो। माइनर का होता है ना 1500 रुपए माइनर का, क्लबिंग और ये सब करके डिडक्शन देते, मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं दे रहे। तो इन शॉर्ट में बोलो कुछ दे ही नहीं रहे वो। आईएफओएस में कोई डिडक्शन नहीं है। आया समझ में? फिर इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना है। हाउस प्रॉपर्टी में मैम ये क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, बताओ क्या होता है डिडक्शन 24 का? 30% फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये 30% ग्रॉस पे मिलता है कि एनएवी पे मिलता है? एनएवी मिलेगा क्या? मिलेगा। तो 30% जो तुम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते थे ऑन नेट एनुअल वैल्यू, वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वो बोलता है कि मैम अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी पे मैंने लोन लिया है, लोन लिया है तो तुम इंटरेस्ट पे करोगे। अब मैंने ऐसी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है जो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो क्या मुझे कोई डिडक्शन मिलेगा? नहीं, इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे लिए। तो यहाँ पे तुम्हें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब लॉजिक क्या है मैम, वैसे ही तो कंसेशनल रेट पे तुमसे टैक्स ले रहे हैं, अब तुम इंटरेस्ट दिखा के तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा रहे हो ना, तो वो बेनिफिट कैसे दे सकते हैं हम तुमको? नहीं देंगे। मैम हाउस प्रॉपर्टी लोन पे है लेकिन उसको लेट आउट किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मैम हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे है, हम इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम्ड, मान लिया कि लेट आउट करके रखी है, तो क्या बोलते हैं, क्या मुझे इंटरेस्ट का डिडक्शन दोगे? हाँ मिलेगा। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, बट ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जनरली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप दूसरे लॉसेस से, दूसरे इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम सेट ऑफ कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं मैम? सैलरी से भी कर सकते हैं मैम, अदर सोर्स से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है बीएससी में, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की जब इनकम होगी तभी सेट ऑफ करने को मिलेगा, नहीं तो चुपचाप से कैरी फॉरवर्ड कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है और ये आता है। और एक चीज बताओ, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है हाउस प्रॉपर्टी का? 2 लाख। 3 लाख। अब वो जानबूझ के पता है देते कितना है? 2,50,000, क्योंकि स्टूडेंट्स उस वक्त भूल जाते हैं कि मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख ही देना है हमको। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हें DTAA में भी मिलेगा, जहाँ पे जबरदस्ती 2.5 लाख रुपए दिया है इंटरेस्ट, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख ही अलाउ होता है। डन। लिखे? पहले लिखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ईयरली चॉइस है क्या? यस और नो करते जाओ। डन। फिर उसके बाद किसी भी तरह का 57 मिलेगा क्या आईएफओएस में? फिर इसके बाद क्या मुझे किसी माइनर वाला जो 1500 मिलता है वो मिलेगा क्या? फिर मुझे क्या एमपी एमएलए का अलाउंस मिलेगा क्या? फैमिली पेंशन मिलेगी क्या?
नको नको नको, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम किस पे, हाउस प्रॉपर्टी पे। ईयरली चॉइस है क्या हाउस प्रॉपर्टी में। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 24 का डिडक्शन मिलेगा क्या। अरे संजना मिलेगा ना, सेक्शन 24 का 30% ऑफ एनएवी मिलेगा। 24 में तो दोनों ही है ना, एक 24 ए है एक बी है। अभी सिर्फ 30% उसका मिलेगा। तो मैम इंटरेस्ट का क्या करें, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मिलेगा क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन, नहीं। मैम अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम्ड टू बी लेट आउट है, तो मिलेगा क्या, हाँ, लेकिन शर्त क्या बताओ, सेट ऑफ के रूल क्या है, किसी से भी सेट ऑफ कर लोगे, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, नहीं तो क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड। डन। याद हो गया। अब मैम ये क्या लिखा है, क्या आपने सारे हेडिंग्स करवा दिए, देखो पीजीबीपी भी हो गया, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्स हो गया, बचा मेरा ले दे के कैपिटल गेन। यहाँ पे मैम ये कुछ चीजें और है, डिडक्शन अलाउ करोगे क्या, भाई चैप्टर 6 से कर तो डिडक्शन ही मना कर दिया, जब वैसे ही स्लैब इतना कम कर दिया तो तुमको चैप्टर 6 से का क्या नहीं देंगे, हम डिडक्शन नहीं देंगे। स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या, दिख रहा है तुम लोग को। तो डिडक्शन क्या मैम दोगे चैप्टर 6 से का, नहीं मिलेगा। 80 डबल जे डबल ए का डिडक्शन याद रखना, ये तो सबको मुफ्त में अलाउड है, तो यस 80 डबल जे डबल ए मिलेगा। और क्या मिलेगा मैम, 80 सीसीडी, ये तुम्हारा कौन सा होता है, पेंशन, तो क्या उसका मिलेगा बेनिफिट, हाँ। तो पता है डिडक्शन में मेरे को फिर से समझना किस चीज को है, 80 सीसीडी। जो चीजें क्वेश्चन में यूज हो रही है आईपीसीसी के, सिर्फ उन सेक्शंस पे ही फोकस करोगे, बाकी सेक्शंस प्लीज रटने में अपनी मेहनत बर्बाद मत करना, ठीक है। तो मैम 80 सीसीडी मिलेगा, हाँ। क्या मैम 80 डबल जे डबल ए मिलेगा, हाँ, वो तो सब में ही मिल रहा है, डोमेस्टिक को भी मिलते आ रहा था तो इनको भी दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। मैम क्लबिंग करने दोगे, करने देंगे, लेकिन वो माइनर का 1500 अलाउ नहीं करेंगे, आइए बात समझ में। डन। अब ये तुम्हारा क्या है, ओवरऑल में बोलूं तो एक बार के लिए 115 बीएससी ये खत्म हो गया, पूरा की पूरा क्या हुआ, 115 बीएससी अपना डन। अब टेक्स्ट प्लानिंग में जाओ और लास्ट क्वेश्चन 115 बीएससी का ही है, उसको पहले कोशिश करो तुम 7 मिनट में सॉल्व करने की, फिर अपन देखेंगे सारे क्वेश्चन। पेज नंबर बताओगे, पेज नंबर बोलो ना एक मिनट। फाइनल 320 जो 466 पेज वाली है, थ्री ट्वेंटी फाइव ठीक है। 7 मिनट्स लगा दूं, 115 बीएससी का क्वेश्चन है, मिला। मिला या नहीं क्वेश्चन।
बोलो, टाइमर लगा दूं? मैम क्वेश्चन नंबर बताएंगे क्या? एक बार बताओ ना चारुल, मेरा ओपन हो रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 12 मैम, लास्ट वाला ही बोला ना आपने? हाँ, बीएससी का क्वेश्चन होगा, लास्ट में होगा या फिर एक बार देखो ऊपर दिख जाए लास्ट, इंडिविजुअल। हाँ मिस्टर गावस्कर है। हाँ, लास्ट ही है ना? यस मैम, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है संजना। क्वेश्चन नंबर 9 ही होना चाहिए। फोर लास्ट में एडवाइस का है वो। एक उसमें मिनट। तो बीएससी का मैम कुछ वो नहीं है ना, बीएससी ऑफ उसमें तो कुछ एडवाइस देनी है हाँ मैम, बीएससी तो दिख नहीं रहा उसमें। शायद। क्वेश्चन नंबर 9 है शायद मेरी वो ना बुक बीएससी ओपन हो रही है तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए तो तुम लोग से पूछ रही हूँ। से। बीएससी का क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 है? हम्म। हाँ मैम। हाँ तो वो 9 करो, मैं तब तक ओपन बुक करके देखती हूँ। संजना 9 है। टेन मिनट्स लगेंगे इसमें पूरे, मैं पूरा 10 मिनट्स दे रही हूँ।
हो गया? यस मैम। यस सर। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले समझ में आया? वो पूछेंगे तुमसे कि बताओ भाई कौन सा बेनिफिशियल है एससीसी के लिए, ठीक है? अब एक बार आंसर चेक करो, तुमने क्या गलती की। अब करना क्या है, जनरली भी जब कोई भी चैप्टर करो, चेक करो, चेक करने का जहां जहां गलती की उसको मार्क आउट करो, अगली बार उसी पे फोकस करना है। जो बिना देखे सही कर लिया वो हमेशा सही करोगे, और जहां मिस्टेक है उसको पॉइंट आउट कर लो। करो अभी चेक। मैम जैसे इसमें डाउट था, जैसे इसने जो कंट्रीब्यूशन लिया है वो 80 सीसीडी में लिया है, लेकिन वो कौन सा ये स्पेसिफाई नहीं किया, तो कौन सा मानेंगे? 80 मैम सीरीज इसमें ओवरऑल अलाउड है। एचआरए भी अलाउ किया इनको, बट एचआरए नहीं होता ना। नहीं, एक अलाउ नहीं किया उन्होंने, तो एक कोड नॉर्मल प्रोविजन में प्रोडक्शन में लिया है, ट्रांसपोर्टेशन का भी और एचआरए का भी, सिर्फ टैक्सेबल कर दिया है। और जो सीसीडी में पेंशन स्कीम है वो नहीं किया अलाउ, हाँ, बट वो तो अलाउ होती है ना, एक्सेप्शन था वो 80 AA प्लस सीसीडी 2। ट्रांसपोर्ट में तो शायद वो डी फॉर डंप का था ना, उनको 3200 की कुछ मिलती थी। कहाँ पे बोल रहे हो, एक बार बताओगे कहाँ पे अलाउड है? मैम ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो शायद डी फॉर डंप को ही अलाउ होता है ना। पूरा तो वैसा ही है, तुम कौन सा देख रहे हो? अच्छा सर समझ को गई, नहीं बन पता गई शायद। क्वार्टर। नॉर्मल प्रोविजन में तो करना ही था ना अलाउ चारुल। एक बार नॉर्मल प्रोविजंस का कैलकुलेशन है 115 बीएससी का। मैम नॉर्मल की नहीं, मैं 115 बीएससी की बात कर रही थी, बट वो ठीक है मैम, वो सेक्शन 1 भी है सब सेक्शन, और अलाउ इनको सब सेक्शन 2 होता है ना, तो 1 भी अलाउ नहीं होगा, ओन कंट्रीब्यूशन। अब तुम लोग मैम पहले हो चेक कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तुम लोग पहले चेक कर लो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखिए बड़े, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के तुमको क्या समझ में आया? अगर आना ही है, यार मेरे को फीस क्यों दिख रही है, तुम लोग को भी दिख रहा है क्या? सबसे पहले जब इंडिविजुअल आए, अपने को सबसे पहले क्या देखना है, किसके बारे में बोला है, इंडिविजुअल। और मैं लास्ट में क्या करती हूँ, सिर्फ मैं एसएससी देखती हूँ सबसे पहले, और एसएससी देखने के बाद डायरेक्टली कहाँ जाते हैं हम, करना क्या है। कहीं ना कहीं उसी से जजमेंट तो लग जाता है कि चलो इंडिविजुअल बोला है, इंडिविजुअल की टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी बोला, और साथ में बोली दी ना, बताओ लेगा या नहीं लेगा ये ऑप्शन। तो अब तुम बताओ, मैंने पूरा बीच में कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई चीज नहीं पढ़ी, बट क्या मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि मुझे दोनों तरह से टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
नवंबर 22 या फिर जो भी मैंने पेपर दिया था उसका एनालिसिस किया? चारुल, पीयूष, संजना, क्या पढ़ के अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चालू हुआ कि शायद हम ऊपर का देख ले और लास्ट का देख ले तो एक आइडिया तो बेसिक लग ही जाता है कि भाई करना क्या है इसके अंदर। तो अभी अपन इसमें भी क्या किए, सिर्फ समझ लिया कि हाँ भैया ये बीएससी का कैलकुलेशन दिया है, मुझे लेना है या नहीं लेना है वो मेरे ऊपर है। अब इसके बाद क्या है, अब मैं अंदर जाके सोचती हूँ कि करना क्या क्या है। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, मुझे तो ईयरली चाहिए ना, तो बेसिक सैलरी मेरे को बोलना है 50,000। लोगे या नहीं, इनकम को छोड़ने का बोला है क्या कहीं पे? पक्का लेनी है मैम, ये सैलरी हेड हो गया। He has received transport allowance, तुम याद करो, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, लेना है या नहीं लेना? लेना है ना? फिर हाउस रेंट अलाउंस 20,000 पर मंथ, ये भी पर मंथ, ये भी पर मंथ, कन्वर्जन करना मत भूलिए। तो हाउस रेंट अलाउंस नॉर्मल प्रोविजन में तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, डिडक्शन लेना है, बट जो नॉर्मल प्रोविजन नहीं है उसमें ये टैक्सेबल तो होगा ना, मेरे को ग्रॉस सैलरी का तो पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद पेड रेंट 25,000 पर मंथ फॉर एकोमोडेशन इन दिल्ली। समझ पा रहे हो क्या? वही बोला था ना, एचआरए पढ़ लो, एचआरए पढ़ लोगे तो पता चलेगा कि ये मेट्रो सिटी और मेट्रो सिटी में कितना होता है, बताओ परसेंटेज। 50%, 40 या 50? बचाई वही ना, 40 या 50 क्या? 50% मेट्रोपॉलिटन में। तो मेट्रो सिटी इनको लेना पड़ेगा। मिस्टर ए पेड इंटरेस्ट, अरे क्या लिखा है ये, दिया 2 लाख रुपीज इन्होंने, क्या बोला है, मिस्टर ए ने इंटरेस्ट कितना पे किया, 2,10,000। हमको पता है कि कुछ तो मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड इन मार्च एंड द हाउस इज वेकेट। फिर पीपीएफ का दिया है, पेंशन सीसीडी दे के रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर एज 65, मेरे को याद नहीं आ रहा इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर कितना होना चाहिए मैक्सिमम, 50,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्पाउस 25. अब ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब मैं तो अभी नॉर्मल प्रोविजन पे हूँ, तो सैलरी में तुम्हें तो सब कुछ देना पड़ेगा ना, ग्रॉस सैलरी तो सब कुछ होगी, फिर डिडक्शन लेते हैं ना। तो मैंने यहाँ बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लिया, एचआरए का कैलकुलेशन चल रहा है, ओवरऑल एचआरए कितना होना चाहिए मेरे पास। ये तुमने कहाँ पढ़ा था मेरे साथ ये पूरी चीज? कहीं तो मैंने ये पूरा फॉर्मेट बताया था, कहाँ पे बताया था कि ओवरऑल फॉर्मेट कैसा होता है जब सैलरी लिखो, सब डिटेल में लिखा था उसमें। DDAA का जवाब क्या अपने इनकम कंप्यूटेशन का पूरा फॉर्मेट लिखा था? तो ये वही नहीं है पूरा की पूरा, ओवरऑल इनकम कंप्यूटेशन का फॉर्मेट छप गया है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, हम ये क्या कर दिया, गलत हो गया, 50,000 का डिडक्शन क्यों दे दिया? अरे नॉर्मल प्रोविजन में तो दोगे ना, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया। ये क्या किया मैम, गलत है, 2,10,000 होना चाहिए, बताया था ना मैक्सिमम कितना है, 2 लाख। एक चीज बताओ, मैं अगर ये पूरा नहीं करूं, सपोज करो मेरे पास एग्जाम में टाइम नहीं, पर मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन याद है कि प्रेजेंटेशन ऐसे करना है, तो मैंने क्या किया, सारे जो एडजस्टमेंट ये लोग तरह तरह के देते हैं वो यहाँ पे भर के रखे। अब तुम बताओ, क्वेश्चन में वही एडजस्टमेंट तो आते हैं, तो जब मैं तुमको बोलती हूँ ना कि प्रोविजंस के साथ एडजस्टमेंट लर्न कर लो, तो वो यही मतलब होता है कि प्रोविजंस के साथ एडजस्टमेंट को लर्न कर लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। अब तुम बताओ ना, यही दिया 2 लाख वाला चीज, फिर उन्होंने क्या दिया, जानबूझ के ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, एचआर पे फोकस किया हुआ है, ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो एग्जाम में कम से कम ईज पे तो रहोगे कि तुम्हें एडजस्टमेंट सारे याद है। आया समझ में? ये हो गया तुम्हारा डिडक्शन मेडिकल वाले का, और ओवरऑल तुम्हारा यहाँ पे कैलकुलेशन। मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रही हूँ, अज्यूमिंग कि वो तो अपन कर ही लेंगे। इसके बाद आते हैं अब मैम बीएससी के ऊपर। अब बीएससी में टोटल में तो लेना ही पड़ेगा ना तुमको, क्योंकि वो इनकम है,
एक सैलरी वाले पर्सन को मैं अलाउंस दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, वो दे रही हूँ, तो उसकी इनकम तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैम इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि बोला था ना वेकेट है, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद नहीं दिया, 80C 80D कुछ भी नहीं दिया। कहाँ गड़बड़ कहाँ हुई? ये वाला पढ़ लो एक बार, ये फॉर्मेट। अब इधर की टैक्स लायबिलिटी इतनी आ रही है, यहाँ की टैक्स लायबिलिटी मेरी कुछ है ही नहीं, तो तुम क्या चूज करने को बोलोगे उसको? भाई तो नॉर्मल प्रोविजन पे ही रहे। आया? अब सेम ऐसे ना क्वेश्चन ये वाला, दिस इज फॉर BAA, इसको करो। अब ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए, उसको क्या चूज करना चाहिए, लेना है या नहीं लेना? करो इसको, 7 मिनट्स to 10 मिनट्स इसको भी लगेगा। मैम एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में वो एक कंट्रीब्यूशन वाला एक बार पॉइंट करवाओगे मेरे को? इसको मैं कंट्रीब्यूशन का पूरा डिडक्शन अभी करवा दूंगी, तो फिर उससे लिंक कर लेंगे, क्योंकि उसमें 1 और 2 दो पॉइंट है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। हाँ, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन नॉर्मल लिखा है तो इन्होंने अलाउ नहीं किया। हाँ, तो वो अभी अपन उधर डिडक्शन करके इस पे कनेक्ट कर लेंगे, तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। और वो आज ये हाउस प्रॉपर्टी वाला जो पॉइंट था उसमें कंस्ट्रक्शन का भी 5 ईयर टेन्योर था ना, अगर नहीं है तो 30,000 का हो जाएगा लिमिट हाउस प्रॉपर्टी में। इतनी डिटेल में नहीं, आप 115 BSc में ये सब देखते ही नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हें क्योंकि देंगे इंटरेस्ट वाला पार्ट बस। उसमें शायद कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखा था ना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है देख तो लेते हैं। और वो शायद प्री, एक चीज और इसमें, अगर प्री कंस्ट्रक्शन होता है तो 1/5 होता है ना प्री कंस्ट्रक्शन का, तो और कंप्लीशन 31 मार्च 23 पे हुआ, तो सारा प्री कंस्ट्रक्शन हो गया तो 1/5 लेंगे ना। यस, हम तो इन्होंने पूरा क्यों ले लिया 2 लाख का? बता देती हूँ, वही तो बोल रही हूँ, पहले उधर के डिडक्शन करके मैं पूरा बताने को रेडी हूँ, तुम्हें सिर्फ डाउट की मतलब है। 10th वाला कर लो। इलेवेंथ वाला भी करना है, लेकिन 11th वाले में मैं एक पॉइंट तुमको ये बता दूंगी, ये है तुम्हारा 80JJE, तो यू हैव टू रीड 10 ऑल्सो 11 ऑल्सो, लेकिन 11 में समझा दूंगी। बस यही 2 क्वेश्चन है, इसके बाद ये गावस्कर वाला तो इट्स काइंड ऑफ थ्योरी। ठीक है, 10 और 11 करो। 10 मिनट्स दे दूं खुद से समझने के लिए?
मैम मैम सुनो,
सिर्फ अभी क्वेश्चन से रिलेटेड 80JJAA बता रही हूँ, एक बार तो देखो। चलो अब हर जगह अपन ने पढ़ा ना, चाहे 115 BA हो, BAB हो, BAA हो, BAC हो, भाई 80JJAA तो हर जगह मिलना है, ठीक है। पर ये होता क्या है 80JJAA? तो बोलता है कि देखो, अगर तुमने क्या किया, सपोज करो 2020 में तुम्हारे पास 15 एम्प्लॉय थे, 2021 में तुम्हारे पास 20 एम्प्लॉय हुए, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कॉस्ट, 5 एम्प्लॉय की कॉस्ट तो बढ़ गई ना। तो बोलते हैं हम डिडक्शन देंगे। अब ये डिडक्शन कैसा होगा, तुम्हारा एम्प्लॉय के कॉस्ट के बेस पे होगा। जितने कॉस्ट बढ़ेगी एम्प्लॉय की, उस पे 30% का तुम्हें डिडक्शन दे देंगे। तो 80JJAA बोलता है कि अगर तुम्हारे एम्प्लॉय इंक्रीज होते हैं, उसमें कंडीशंस हैं, अभी ऐसे ही नहीं दे रहे, सैलरी कितनी होगी ये सब भी बता के रखा है, बट वो बोल रहे हैं अगर तुम्हारे एम्प्लॉय इंक्रीज होते हैं तो हम तुम्हें डिडक्शन देंगे एडिशनल कॉस्ट के ऊपर 30%, ठीक है। ये कब तक अलाउ होता है, ये बोलते हैं पिछले 3 सालों का। तो अलाउड फॉर 3 असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड। मतलब अगर मैं उसको क्या बोल रही हूँ, 2021 में मैंने इसको क्या दिया, जॉब दी, मुझे ये 3 इयर्स तक अलाउ होगा। आगे आने वाले कितने इयर्स तक अलाउ होगा, 3 इयर्स तक के डिडक्शन 30% का मिलता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना समझ में आया कि एडिशनल एम्प्लॉय चाहिए, 30% उस पर डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा आने वाले 3 इयर्स तक मुझे मिल जाएगा, पिछला साल और 2 साल आगे के 3 इयर्स तक मुझे ये डिडक्शन मिलता है। लेकिन अब वो बोलता है देखो कुछ कंडीशन है इस डिडक्शन में। वो कंडीशन क्या है, तो बोलता है सबसे पहली कंडीशन, डायरेक्ट अभी यहाँ पे आ रही हूँ, जो तुम्हारे लिए उसमें काम का है क्वेश्चन में, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है। अगर तुम उन्हें 25,000 से ज्यादा पर मंथ सैलरी दे रहे हो ना, सॉरी नहीं हो पाएगा, हम ऐसे डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि तुम पता है जानबूझ के क्या करोगे, 25,000 की जगह दिखाने की कोशिश करोगे हम तो 50,000 सैलरी दे रहे हैं, 50,000 का 30% तुम लेना चाहोगे, मतलब तुम लोग लूप होल देखोगे। वो सीधे सी बात बोल रहा है, अगर 25,000 से ज्यादा आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट जाती है पर मंथ, तो ऐसे एम्प्लॉय का एडिशनल कॉस्ट अलाउड नहीं है, पूरा पूरा डिजर्व। यही चीज पे तुमको क्वेश्चन दे के रखा है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये देखो तुमको एम्प्लॉय दिए हैं और इनका पर मंथ एम्प्लॉय कॉस्ट दिया है। जिन लोगों की एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 25,000 के अबाव चली गई, वो तुम्हें इस ईयर में अलाउ नहीं होगा, अगले ईयर भी अलाउ नहीं होगा, अलाउ ही नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है 80JJAA की। तो इसने देखो ना क्या किया, लेस देन 25,000 लिया, एक बार इक्वल टू 25,000 लिया और एक बार ग्रेटर देन। तो तुम्हारे को कहाँ पे एकदम माइन्यूट सी चीजें बस, वो ग्रेटर देन 25,000 अलाउ नहीं है, यहाँ तक अलाउ है सब कुछ। तो जब भी लिमिट देखो, मैं बार बार इसलिए फोकस करवाती हूँ ना, ये ग्रेटर देन है, ये इक्वल टू है, वो इन्हीं चीजों को क्वेश्चन में फ्रेम करके देते। आप कर सकते हो क्वेश्चन इतना। अब एक चीज और, एक मिनट, एक हेड ऑन और करने दो, मैंने एकदम लास्ट में पूछना, ठीक है। अब इसका तो समझ में आना कॉस्ट, यहाँ कुछ दिया है, ये क्या दिया है, मंथली एम्प्लॉयमेंट जो भी बेनिफिट है हमने ECI के थ्रू पे किया। मतलब क्या हम कैश में पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते, तो देख लेते हैं कि कैश के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ बोला है या नहीं बोला है। सबसे पहले बोलते देखो ये कोई भी बिजनेस हो, लेकिन ये स्प्लिट ऑफ वाला बिजनेस नहीं चाहिए। स्प्लिट ऑफ मतलब एक अच्छा सा बिजनेस चल रहा था, उनके 2 टुकड़े कर दिए, तो तुमको दोनों को अलग अलग ये बेनिफिट तो नहीं देने वाले हम। तो स्प्लिट ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए, फालतू की चीजें बस पढ़ लिया, ठीक है। नॉट एक्वायर्ड बाय ट्रांसफर फ्रॉम अदर पर्सन और रिऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई और ये चीज का बेनिफिट लेता था, तुमने उससे एक्वायर कर लिया ये बिजनेस, तो वो तो पहले ही ले चुका है ना इसका बेनिफिट। अब तुम उसके बिजनेस को एक्वायर करके, उसके एम्प्लॉय को एक्वायर करके एडिशनल कॉस्ट दिखा के फिर से 30% ले पाओगे, तो ये नहीं। कंडीशन ये है कि ये कोई पुराना या स्प्लिट ऑफ वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, और ना ही क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ, किसी और का बिजनेस भी नहीं खरीदना है जो ऑलरेडी ये सारी चीजें क्लेम कर, ठीक है।
मैम एम्प्लॉयमेंट पेड पेबल दोनों चलेगा, पे कर दिया तो भी चलेगा, पे करने वाले हो तो भी चलेगा, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। आया क्या कुछ? मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है बार बार। अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या? वो थोड़ा आप आगे बेंट होते हो ना, थोड़ा आगे जाए ये फॉरवर्ड। कब होता है ये मुझे ही समझ नहीं आता ना, दिक्कत है। देखो एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट कैश में पे करते हो, अब तुम बताओ, कुछ तो दिया था ना वहां पे कि तुमने किससे पे किया, टीसीएस से, स्पेसिफिकली इसीलिए दिया था ना क्योंकि कैश पेमेंट भी अलाउ नहीं है। तो ये वही लाइन है और ये वाले दो पॉइंट्स को उसने जोड़ दिया और तुम्हारा क्वेश्चन रेडी हो गया। पहले ये क्वेश्चन कर लो, फिर ये पूरे प्रोविजन को पढ़ लेंगे। अब चाहे तुम लमसम पे करो, तुम इंस्टॉलमेंट पे करो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेमेंट क्या होना चाहिए, अदर देन कैश। ठीक है, अब कैलसी पे निकाल लो इस क्वेश्चन को, पहले लिख के मत करो। हमने कुछ क्वेश्चन एक जनरल बस ये था मैम, वो ये इनकम तो मैम असेसमेंट ईयर 22-23 की थी, डाटा मैम गिवन नहीं है उसका। फिर से बोलो। हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 था मैम, उसके अंदर डाटा नीचे असेसमेंट ईयर, ऊपर 22-23 का पूछा है, इसमें इनकम या कुछ वो तो है ही नहीं, तो टैक्स लायबिलिटी पूछ रखी है। ईयर चेंज नहीं हुआ ये बोल रहे हो? मैं हाँ, तो मे बी फिर अगर प्रीवियस तुम ईयर बिना चेंज किए भी देखो तो तुम्हें इनकम उसमें दिखेगी, एक बार नोटिस करो। सपोज ये वाला ईयर में चेंज करवा दूंगी, वो ईयर्स चेंज नहीं हुआ, बट अगर सपोज करो 22-23 का भी कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं, अमेंडमेंट कुछ भी नहीं नहीं, है, मैं इनकम है डाटा income। तो लेना चाहिए। नहीं नहीं, उसमें इनकम दी है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से, डेटा दिया है, ढूंढो, भूजो तो जाने करो। मिला विनय को इनकम का? जीटीए 2021 की है ना हमने, तो फिर टर्नओवर भी हमें बैक देखनी पड़ेगी ना उसके लिए। ये ना सिर्फ ये क्वेश्चन अमेंड होना रह गया, अदरवाइज तुम नॉर्मल लॉजिक से उसको सॉल्व करके देखो। मैम वैसे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि 2021 का भी जी। 400 से नीचे ही है ना टर्नओवर। कुछ भी नहीं होगा डिफरेंस, बोलते रही वो क्वेश्चन में कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वो ईयर चेंज करने उससे रह गए, वो मैं करवा दूंगी। डन। अब एक चीज बस बताओ, तुम्हें क्वेश्चंस देख के क्या समझ में आना चालू है, मैं क्यों प्रोविजन के साथ क्वेश्चन समझा रही हूँ, है तो वही की वही चीज, बट हम फोकस कहाँ नहीं करते। तुम्हें पूरे प्रोविजन में, किसी भी प्रोविजन में लिमिट पे फोकस करना है, पेमेंट कैसे होता है, वो कर क्या रहे। अगर उसने इस साइड बोला है 20,000 तक, तो वो तीनों प्रोबेबिलिटी दे दी ना, तुम दिमाग लगा लो तीनों प्रोबेबिलिटी का। तो जब भी तुम क्वेश्चन करो, अब जब तुम्हारा एक बार कोर्स हो जाए, स्पेसिफिकली जो लोग शुरू से, मैं उनको ये चीज बोल रही हूँ 100% यही फॉलो करना। जब तुम्हारा एक बार कोर्स हो गया, अब नेक्स्ट टाइम तुम पहले प्रोविजन मत पढ़ना, चाहे जो हो जाए प्रोविजन नहीं पढ़ोगे, तुम उल्टा चलो, अब रिवर्स टेक्निक बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, अब पहले क्वेश्चंस करो, क्योंकि प्रोविजन तो कहीं ना कहीं दिमाग में है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि तुमको 100% है, पर पुराने इंटरनेशनल टैक्सेशन वेरियस एंटिटी के 40% तो दिमाग में बैठे होंगे। क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या भूल गए, प्रोविजंस, एप्लीकेशन ही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तुमको क्वेश्चन की प्रोविजन याद किए हुए कोई काम के नहीं, एप्लीकेशन काम की। तो अब चेक करो क्या क्या भूल रहे हो, और करे हुए क्वेश्चन में क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या गलत जा रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा, फिर जाके प्रोविजंस पढ़ो।
क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाएंगे, एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी, और जो प्रोविजन पता ही है कि इम्पोर्टेंट है तुम अच्छे से लर्न कर जाओगे, और जो वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो तुमको पता चल जाएगा कि ये लीस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो दिस इज नथिंग बट अ रिवर्स टेक्निक। एक बार कोर्स सीधे लाइन पे चलो, फिर दूसरा उल्टे पे जाओ, पहले क्वेश्चन फिर प्रोविजन, तुम्हें खुद ही एबीसी सब समझ में आ जाएगा, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि रिवर्स रिविजन करना, और ये किसी भी सब्जेक्ट में करो, ये डीटी आईडीटी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? आया? अब तुम्हारा कल के लिए मैं बता दूं, कल के लिए क्या है, तुम उससे पहले मुझे डाउट पूछो, मैं पहले ही बता देती हूँ। डिविडेंड का पॉइंट वेरिए, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने डिविडेंड एक साथ पूरा लिखा था, डिविडेंड का पॉइंट बचा है, और कल हमको करना है ये सैलरी के छोटे छोटे पॉइंट, तुम्हारा वो हाउस प्रॉपर्टी के छोटे छोटे पॉइंट, मतलब वो जो आईपीसीसी बेचारा छोटा सा आईपीसीसी मेरे लिए काम का था ना, कल हम उसको कवरेज में लेते हुए इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद टीडीएस टीसीएस, ठीक है? तो इसीलिए विनय मैं बोल रही थी तुम रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि मेरे को सैलरी पूरा नहीं पढ़ाना, मेरे को तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूरा नहीं पढ़ाना, बट मुझे पूरा क्या पढ़ाना है, जो सीए फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, तो हम वो सारे डिडक्शंस पिक करेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास मोस्ट प्रोबेबली 2.5 घंटे की रहेगी, ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली भी। इवनिंग में क्लास नहीं है? नहीं, इवनिंग में नहीं, मैम एक चीज और, उधर एक्सटेंड कर पाएंगे। इवनिंग में एक बार राम से मैं बात कर लेती हूँ, अगर वो आ जाए तो मैं 9 से 10 लेने को रेडी हो सकती हूँ, बट मुझे ना कई बार रात को मेंटरिंग वालों की 9 से 10 भी लेनी होती है, तो वो ऐसा होगा किसी दिन ले पाऊंगी, किसी दिन नहीं ले पाऊंगी। मैम हमारी मेंटरिंग कब से स्टार्ट होगी? तुम्हारा ये जो टेक्निक्स बता रहे हो ना, ये मेंटरिंग ही चल रही है तुम्हारी, पर तुम लोग मेंटरिंग के एक टारगेट पूरे नहीं करते हो। ये जो सारी चीजें ना, मैं उनको स्पेसिफिकली लाइव लेके फिर से यही चीजें बोलती हूँ कि ये चीजें स्टार्ट करो, तुमको तो मैं क्लास में रोज बोलती हूँ तो भी तुम नहीं कर रहे। और मैम टेस्ट कब से स्टार्ट होगी? जब तुम्हारा ये खत्म होगा ना, फिर तुमको टाइम टेबल मिल जाएगा, फिर टेस्ट चालू करेंगे, क्योंकि वो डबल रिवीजन होगा ना, एक बार हो गया फिर तुम टेस्ट के लिए फिर पढ़ोगे। अभी लूंगी तो कोई मतलब का नहीं, मुझे ये चीज अच्छे से पता है। तो मेरे को लगता है ना, फिर भी अपनी 25-26 को तो नहीं तो 31 जुलाई तक खत्म हो जाएगी क्लास, अगस्त से तुम्हारे टेस्ट चालू हो जाएंगे, ठीक है? मैम 4th से पहले कर दीजिएगा प्लीज, 4th को 4th? मैं घर जा रही हूँ। हाँ 4th ऑफ अगस्त। उससे पहले टेस्ट ले लूं? कोर्स हाँ, 4 अगस्त से पहले टेस्ट ले लूं? नो मैम, कोर्स टीटी का सिलेबस अपना, कोर्स क्लासेस या 31 जुलाई को ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ओके। प्लानर तुमने शायद कभी देखा भी नहीं, नो उसमें भी मैम मैंने देखा है, 7 दिन की गैप ले ली थी मैंने। ब्रीदर्स है मैम उसमें भी ना। हाँ, उसमें 7-8 दिन मैंने तो भी 5 अगस्त को खत्म हो रहा है, तो एनी हाउ वी विल एंड ऑन 31 जुलाई, Okay. ठीक है? मैम एक वैसे एक